जम्मू कश्मीर से 370 दफ़ा जो है उसकी मंसूबे के लगभग 1 साल पूरा हो रहा है अगस्त में। इस 1 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ के कानून बदल चुके हैं, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो चुका है, सेंट्रल लॉज यहाँ पर डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो 1 साल जो ये साल का जो सफ़र है इसमें सबसे बड़ी जो हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी जो हमने देखी वो मिली यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू साहब को यहाँ पर एज फर्स्ट LG ज्वाइन करने पर। आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनसे पूछते हैं हम आखिर 1 साल का सफ़र उनका यहाँ पर कैसा रहा। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें ये कीमती टाइम दे दिया। सर सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आपने यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद अभी आपके लगभग 8 महीने हो रहे हैं। सर इन सारे महीनों में आपका क्या तजुर्बा रहा यहाँ पर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना, हैंडल करना? बहुत अच्छा रहा। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। यहाँ का नागरिक के लिए हम कुछ अच्छा कर सके उसी दिशा में हम सोच के आए थे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके यहाँ का प्रायोरिटी एरिया जो है जिसमें डेवलपमेंट की बात है, गांव-गांव में लोगों को किस तरह का बदलाव का महसूस किया जाए और उसी बारे में हम विचार कर रहे थे। खास करके ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम बहुत जोर दिए थे। उसी से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उनका भागीदारी रहे। जैसे कि आपने बताया 370 हट जाने के बाद काफ़ी सारे जो कानून हैं भारत के अन्य राज्यों में कि पूरा भारतवर्ष में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सब भी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसी तरह जिस चीज़ का अभी तक नहीं हो पा रहा था या लोग उससे वंचित थे, उसी तरह का नियम का लागू कराना। कुछ पॉलिसीज़ भी हम लोगों ने बदलाव किया। रिजल्ट में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ढांचा को बदलने के लिए या सशक्तिकरण करने के लिए उसके लिए भी हम लोगों ने स्टेप लिया। उसी स्टेप लेते उसकी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए भी किया। कुल मिला के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना, सरकार का, भारत सरकार का, यहाँ का सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी लाना, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स और पुराना जितना बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनका फिर से वो तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हो या जहाँ जहाँ डिसीजन लेना पड़े उसी तरह चीज़ हम लोग कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को गतिमान बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और प्रजाउन्मुख बनाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम था और इसमें हम काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर पाए और फुल जोर से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह लोगों को साथ में लेके एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, ये एक नमूना है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो हर चीज़ में बदलाव लाने के लिए सक्षम है। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैं भी इसी पे अभी जोर दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके ऑफिस से देखें कि ठीक है ऑर्डर्स यहाँ से अप्रूव होते हैं, सैंक्शंस यहाँ से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा यहाँ सालों सालों से नहीं हो पाया आज तक। सिंगल विंडो सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लोग ग्राउंड पे, जब आप ज़मीनी सत्ता पे ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो उसी तरह की मुश्किलात है लोगों का। ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं हमने, जिस तरह हमने बात किया कि हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम कराया, उसके साथ पब्लिक ग्रीवेंसेस का या पब्लिक डिमांड क्या क्या आया उसका सारे डिमांड का एक जगह में हम लोगों ने एकत्रित किया और उसका मॉनिटरिंग करते हुए इम्प्लीमेंटेशन भी चालू किया। उसी से पता चला गांव में या लोगों का मन में क्या डिमांड है, किस प्रकार का काम चाहते हैं। उसके साथ क्योंकि यहाँ थोड़ा इंटरनेट का सुविधा इतना ठीक नहीं है गांव-गांव में, तो इसीलिए हमने ड्रॉप बॉक्स भी लगाया ताकि वहाँ पंचायत लेवल में लोगों का अपना ग्रीवेंस उसमें डालें। खास करके आईटी और आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन में उसका उपयोग करने के लिए हम लोग ने जोर दिया हुआ है। आपने देखा होगा अभी हम लोग ने स्वास्थ्य निधि के नाम से पूरा हेल्थ का सर्वे कराया। अभी हम लोग ने यूनिवर्सल आयुष्मान भारत का
प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें सभी नागरिक उसमें शामिल हो सकते हैं। जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें गांव-गांव में खास करके स्कूल कॉलेजों में किस तरह उसका एक्सपांशन हो उसके ऊपर में जोर दिया हुआ है। और यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए भी हम लोग ने आईटी सेक्टर में थोड़ा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्लस आपने बताया फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हमारा यहाँ अभी है नहीं, लेकिन हमने शुरू किया हुआ है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का। उसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना जितना ट्रेजरीज है, पेन अकाउंट्स ऑफिस है, ड्राइंग डिस्बर्समेंट ऑफिसर से, उनके साथ पीएफएमएस और बाकी जो उसका सॉल्यूशन है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसी तरह इसीलिए हम लोग अभी जब फंड फ्लो हो रहा है लास्ट माइल तक बैंकों से कब गया, किस तरह उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये पीएफएमएस के जरिए, बीम्स के जरिए और रियल टाइम बेसिस पे हम उनका मॉनिटरिंग हो सके, ये भी हम कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी का बिल्डिंग परमिशन वगैरह की बात किया, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। ये भी सिंगल विंडो सिस्टम में कलेक्टर लेवल में हो सकता है या थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर CSC उसके थ्रू हो सकता है। उसी का भी हम लोग आगे चल के करने जा रहे हैं। उसमें उसके मूल में 2-3 चीज़ का दिक्कत है, क्योंकि अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लोकल बॉडीज में और उसको स्ट्रीमलाइन हुआ नहीं। अगर आपका प्रोसेस और प्रोसीजर, आपका बिजनेस इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, किस तरह आप सर्टिफिकेट देंगे या क्या करेंगे, उसके रूल्स नहीं बनाएंगे, तब तक आईटी एप्लीकेशन हो नहीं सकता है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2000 और 2005 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट आने के बाद अभी तक उसका रूल्स बना नहीं था। अभी हम लोग ने एक एक करके रूल्स उसका कर रहे हैं। एक रूल्स अभी हम लोगों ने उसका मंजूर किया है। अगर ये सब रूल्स नहीं होगा तो किस तरह इस प्रकार सर्टिफिकेट या सेवा कैसे देंगे। तो ये सारे चीज़ को, सिस्टम को ठीक करने में हमें टाइम लग रहा है, ताकि एक बार सारे प्रोसेस का री इंजीनियरिंग हो जाए तो फिर हम उसमें आईटी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहाँ लोग जागरूक है, सशक्तिकरण है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भागीदारी है। जैसे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मजबूत नहीं था, इसीलिए फुल्ली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू किया नहीं है। इलेक्टेड बॉडी है लेकिन उनको पावर डिवोल्यूशन हुआ नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भागीदारी अभी बहुत कम है। जहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ऐसे ही ऑटोमेटिक चेक एंड बैलेंस होता है। करप्शन, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, करप्शन में भी कमी आ जाती है। साथ में जब जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, जो लोग इस तरह का हरकतें करते अपने आप सुधरते, नहीं तो पकड़ जाते हैं। तो हम इस तरह का डबल स्ट्रेटेजी रखे हैं। एक तो इनको एक्टिवेट करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, प्रोसीजर चेंजेस करना है, रूल्स रेगुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना है, प्रजा को शामिल करना है, लोक प्रतिनिधि को शामिल करना है, ताकि एक चेक बैलेंस रहे एक साइड। दूसरा साइड में जहाँ भी इस तरह का ज़्यादा डेरिवेशन दिखता है तो हम उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए भी कर रहे हैं। जैसे एसीबी को एक्टिवेट किया, कुछ केसों में सीबीआई को भी शामिल किया है। आपको मालूम होगा यहाँ हथियार लाइसेंस देने का बहुत बड़ा घोटाला था, हमने उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। आपने देखा है लास्ट 2-4 महीना में कुछ अरेस्ट भी हुआ है और भी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे बैंकों का घोटाला था, इस घोटाला में भी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में भी अरेस्ट हुआ है और रिकवरी भी हो रहा है। तो जहाँ बड़े बड़े केस हैं हम उसमें हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें कोई बचेगा नहीं। लेकिन जो लोग अभी मेन स्ट्रीम में हो रहे हैं, जो लोग काम करने जा रहे हैं, वो काम करेंगे। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल जायज है। लोगों का जो एस्पिरेशन है 370 हटने के बाद, ये बिल्कुल सही है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। पैसा भी आया है और आने वाला भी है, क्योंकि हम लोगों का ये इस तरह का फंड फ्लो इंश्योर्ड है। जो
केंद्र शासित प्रदेश को मिलना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग को अच्छा फंड मिल रहा है। लेकिन अभी लास्ट 3-4 महीने में हमारा इसमें कुछ सेटबैक थोड़ा आया हुआ है। इसी कारण से आया हुआ है, ये कोरोना के चलते हम लोग का यहाँ लेबर भी नहीं है, अब मटेरियल के लिए भी तकलीफ हो गया है। इसी कारण से हम लोग ने शुरू कर नहीं पाए, लेकिन लास्ट 1-2 महीना से काम चालू हुआ है। रोड का भी काम चालू हुआ है, बिजली का भी चालू हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर का भी चला रहे। जल जीवन मिशन का हमारा टारगेट है कि इसमें कम से कम 1 साल में हम लोग 2 लाख जितना हाउस होल्ड को कवर कर लें, तो ये इसका भी तैयारी है। और ये हम आपके थ्रू से बताना चाहेंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होता है ये इंडिविजुअल स्कीम नहीं है कि आज पैसा आया कल बांट दिए। इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। हम रास्ता रातों रात तो नहीं बना सकते, या हम किसी डैम को रातों रात बना सकते हैं, लेकिन सभी काम शुरू हुआ है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट था, जो पड़ा हुआ था ना, टेंडर हो रहा था, इस सब का टेंडर भी हो रहा है, साथ साथ में कुछ जगह में काम भी चालू हो गया है। तो बिजली का भी उसी तरह काम चालू हुआ है। हर प्रोजेक्ट को पूरा करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो लोग बोलते हैं कि पहले अभी क्या गति आई है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 तक में पीएमडीपी पैकेज आपको मालूम है 80,000 का पैकेज था, उसमें से सिर्फ 20% एक्सपेंडिचर हुआ था, इतना ही खर्चा हुआ था। अभी लगभग हम लोग ने 1-1.5 साल में 50% तक उसका एक्सपेंडिचर कर पाए। जो चीज़ 2014-15 में स्कीम बना था, तब से 18 तक 3 साल में सिर्फ 20% खर्चा हुआ। ये स्पेसिफिक कारण तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लग रहा है कुछ तो लेथार्जिक था डिपार्टमेंट का जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें स्ट्रीमलाइनिंग किया नहीं था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह का उसका बैग देना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा फेलियर रहा हुआ है। इसी कारण से उसमें उस तेजी जो लाना चाहिए था वो आ नहीं पाया, और हो सकता है इन्होंने कुछ प्रायोरिटी मिस भी कर लिया, तो उसी कारण से हो सकता है। अदरवाइज अगर हम, और एक दूसरा चीज़ इस तरह है जिसमें लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट जो था करीब 2400 प्रोजेक्ट जितना था, छोटा छोटा रास्ता का, ब्रिज का, कुछ पानी का, इस तरह का प्रोजेक्ट था, उसमें भी 2400 प्रोजेक्ट्स इस तरह ही पड़ा हुआ था 4-5 साल से। उसमें हम लोगों ने अभी करीब 1000 कंप्लीट कर दिया है। ये 1 साल के ये काम है। इसी तरह काम हो सकता है, तो लेकिन पता नहीं क्यों ये सब चीज़ में इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी और माइक्रो प्लानिंग किया नहीं था। इसका मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रहा था, किस कारण से नहीं हो रहा था ये नहीं बता सकते। बहुत अच्छा से चल रहा है। अभी आप देखिए, आपने बताया, आपको गिना दिया ये कितने प्रकार का चीज़ आप लोगों ने किया। अभी यही एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने सारे काम किए, इतने सारे प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो पहले भी हो सकता था। तो हम नहीं बता सकते हैं कि विल पावर नहीं था, कि इन्होंने इनके ऊपर में देखरेख नहीं रख पाए, कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह उनको हैंडल किया, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये हकीकत है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी ये सब हो रहा है। ये आप जो बताए कि इसमें हम थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में लोगों का अपना एस्पिरेशन रहता है और अपने कल्चर रहता है। ऐसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं। जम्मू कश्मीर में हर रीजन में लोगों को अपना अपना एस्पिरेशन रहता है, और अपने एरिया का कैसे विकास हो, किस तरह का हो, ये अपना रहता है, या अपना इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, ये सभी जगह। ये नहीं है कि खाली 370 होने से प्रोटेक्शन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जहाँ 370 नहीं है उसी राज्यों में भी लोगों का अपना लोकल इंटरेस्ट रहता है, लोकल एस्पिरेशन रहता है। यहाँ भी है, इसीलिए बहुत डिफरेंट नहीं है। इसको सिर्फ एक हवा बना कर रख दी है। ये पब्लिक को एक प्रकार हवा में, मेरे तो मैं क्लियर भाषा में बोलूँगा, एक हवा है। क्योंकि इस तरह का नॉर्थ ईस्ट में भी है, गुजरात में भी है। हर लोगों का अपना अस्मिता, अपने एक प्रकार का ये रखना चाहते हैं सभी लोग, तो यहाँ भी रख सकते हैं।
उसमें कोई हर्जा नहीं। उसके मतलब नहीं है कि यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, यह इस तरह का कुछ नहीं है। ये एक क्यों इस तरह का ये क्रिएट किया गया, जैसे यही का एस्पिरेशन है और कहीं का नहीं है। एस्पिरेशन होना स्वाभाविक है, यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ लोगों का अपना प्रोटेक्शन हो, यहाँ आपका कल्चर का प्रोटेक्शन हो, लैंग्वेज का प्रोटेक्शन हो, यहाँ यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ये हर कोई चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बेकार रहे, कोई ये नहीं चाहेगा। ये हर जगह हो रहा है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है, आपको यहाँ इसी तरह रोजगारी तक बनाना पड़ता है। देखिए, डोमिसाइल उन्हीं को मिल रहा है जो पहले से है। कोई नया बाहर से आके इमीडिएटली वो डोमिसाइल नहीं ले रहा है। डोमिसाइल लॉ रूल्स जिसने देखा है ये क्लियर है, जो यहाँ है लेकिन उनको था नहीं, उन्हीं के लिए आगे हो रहा है। जैसे वाल्मीकि भाई है, वर्षों से है, लेकिन उनके कितना परिवार हो गया। गोरखा भाई यहाँ है लेकिन उनको यहाँ का पीआरसी नहीं है, तो उनको किसी जगह में नहीं। इसी तरह और कुछ तबके के लोग जो डिस्प्लेस पर्सन है इधर ही है, वो कोई बाहर से अभी आया नहीं है, उन्हीं के लिए बनाया। और बाकी जो यहाँ बहुत सालों से कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, यहीं पढ़ा है, यहीं बच्चे पढ़े हैं, तो उनके लिए एक विंडो दिया है कि ताकि यहाँ वर्षों से वो कहीं अभी बाहर से टपक नहीं पड़े। तो इन लोगों के लिए ये हुआ है। तो ये जो अपग्रेडेशन है ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट का बात है। जैसे ये हवा है कि यहाँ यूनिक है और यूनिक कल्चर है, हर एरिया में यूनिक कल्चर है। जैसे लैंग्वेज के हिसाब से 1950s में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, आपको मालूम है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्यों हुआ? लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए। बाद में भी बहुत सारे स्टेट बना, जैसे झारखंड बना, उत्तराखंड बना, या अपने अपने रीजनल एस्पिरेशन को आगे लाने के लिए किया है। उनके लोगों के लिए जो आशा आकांक्षा है उसी को लेने के लिए किया है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ तो ऐसा हवा है नहीं, वहाँ तो डर नहीं रहे कि कोई बाहर से आ जाएगा। तो यहाँ एक प्रकार का एक हवा क्रिएट करके रखा हुआ है। मेरे को लगता है इसमें कोई डरने की बात नहीं, ऐसे कुछ होने वाला नहीं, ना कोई बाहर से इधर आके इमीडिएटली उधर ऑड हो जाएगा, इस तरह का कुछ होने वाला नहीं। यही लोगों के लिए ही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इतना अच्छा इधर माहौल है। खास करके यहाँ का जो क्लाइमेट है और एनवायरनमेंट में, इस पर बहुत सारे संभावना है। आपको बताऊँ, इसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, इसका बहुत बड़ा इसमें बहुत एरिया है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ी है। इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए हम लोग ने जो पॉलिसी बनाए थे, इन्वेस्टमेंट सबमिट करने जा रहे थे, इसीलिए फूड प्रोसेसिंग जोन और वैल्यू एडिशन करने के लिए, वैल्यू चेन क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम लोग कर रहे थे। जो प्रोडक्ट है यहाँ उसका और उसका एरिया डबल हो, जो क्रॉप है, जिन क्रॉप है उनका और एरिया और बढ़े, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे थे। उसके साथ मिनरल्स को देखते हुए, यहाँ का लोकल मिनरल्स को देखते हुए उस तरह का इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर रहे थे। हमने बहुत स्पेसिफिकली क्लियरली बताया था कि हमको नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना खूबसूरती और वादियों के लिए विख्यात है। उसको बरकरार रखना, यहाँ का क्लाइमेट और हवा पानी को शुद्ध रखने के लिए उसी तरह इंडस्ट्री हमने लोग, इसीलिए हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री, एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज, इस तरह चीज़ का हम लोग ने खास एम्फेसिस दिया था। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसमें पोल्यूशन कम, और सर्विस सेक्टर के लिए, इस तरह का चीज़ के लिए हम ये बढ़ावा देंगे, जो ना कि कोई केमिकल और इस तरह का चीज़ जो यहाँ का एनवायरनमेंट को खराब करे। तो उसमें बहुत सारे संभावना है, हम उसमें कर सकते हैं। मैंने पहले भी बात किया कि कुछ चीज़ों का जो रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखेगा। क्या कि आपने खुद बताया कि ये 20-25 साल से ये लोग लटके हुए हैं, 20-25 साल से ये चल रहा है। 20-25 साल का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसमें काम कर रहे हैं कि डेली वेजेस को किस तरह हम
सेटल करें और उनका रोजी रोटी को हम सिक्योर करें, इसके लिए हम अलग से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम किस तरह इनको करेंगे, इसमें हम एक कमेटी बनाए हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हमारा इसमें प्रायोरिटी में ये भी है। देखिए, जब भी यहाँ ऑक्शन हुआ है इसी तरह ही हुआ है, ये कोई नया फेनोमेनन नहीं, क्योंकि ऑक्शन में पहले फिजिकल ऑक्शन होता था, उसमें भी इस तरह का लोग रिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको ई ऑक्शन किया हुआ है। इसमें हमें यही लगता था कि लोकल लोगों को मिलना चाहिए था। इसमें दूसरा प्रॉब्लम आ गया है, ऑक्शन में कितने लोग बाहर से आए ये तो अलग चीज़ है। दूसरा प्रॉब्लम हुआ अभी इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस के चलते जो छोटा छोटा परमिट हमको देना पड़ता था लोकल रोजी रोटी के लिए, ये आगे हम दे नहीं पा रहे हैं। परमिट में भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, नहीं तो ये छोटे जो काम कर रहे थे उनको परमिट के द्वारा हम लोग काम करा सकते हैं। लीज तो ठीक है, बड़े बड़े जो ब्लॉक है उसका ऑक्शन हुआ है, जो भी उसमें लोकल लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जो हुआ है उसको हम देख लेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे परमिट दे के काम हो सकता था, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आई है, उसको हम लोग कुछ उसका रास्ता निकालेंगे।